सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ सौरभ श्रीवास्तव वंस अगेन। और आज हम पढ़ेंगे जो है VCRS पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पिछली बार हमने जो VCRS सिस्टम पढ़ा था, सिंपल VCRS, उस पर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ए रेफ्रिजरेंट बेस्ड ऑन द आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल ऑपरेट बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट ऑफ 20 डिग्री एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मतलब कि एक रेफ्रिजरेशन साइकिल है VCRS पे बेस्ड, जो कि क्या है, आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल है, और उसका टेम्परेचर लिमिट दे रखा है 20 डिग्री और 40 डिग्री। ठीक है, -20 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में वर्क कर रही है। द रेफ्रिजरेंट एंटर द कंडेंसर एट सैचुरेटेड वेपर। ये लाइन देखो ध्यान से कि रेफ्रिजरेंट जो कंडेंसर के अंदर एंटर करता है वो कैसा है, कौन सी स्टेट है उसकी स्टेट है सैचुरेटेड वेपर। ठीक है, सैचुरेटेड वेपर स्टेट में एंटर करता है एंड लीव्स द सैचुरेटेड लिक्विड। हाँ, ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ी समझिएगा आप लोग कि जब कंडेंसर के अंदर एंटर करता है तो वो कैसे एंटर करता है, सैचुरेटेड वेपर स्टेट में, और लीव करता है तो सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में। फिर क्या दे रखा है, द एंथैल्पी एंड द एंट्रोपी वैल्यू फॉर द सैचुरेटेड लिक्विड एंड द वेपर एट दीज टेम्परेचर आर गिवन बिलो। कहने का मतलब कि जो एंट्रोपी और एंथैल्पी जो है, ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर स्टेज में, वो इस टेबल के थ्रू दे रखी है। अब यहाँ पे टेबल पे देखिए क्या है कि दो टेम्परेचर दे रखा है, एक -20 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड के कॉरस्पॉन्डिंग HF की वैल्यू, HG की वैल्यू दे रखी है, SF की वैल्यू दे रखी है और SG की वैल्यू दे रखी है। फिर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के कॉरस्पॉन्डिंग क्या दे रखा है, HG की वैल्यू और HF की वैल्यू, HG की वैल्यू और SF है और SG की वैल्यू दे रखी है। अभी क्या है, क्वेश्चन में उसने मेंशन कर रखा है कि इफ़ m डॉट इक्वल टू 0.25 kg/s, यानी रेफ्रिजरेंट जो फ्लो कर रहा है वो कैसा है, वो पर सेकेंड 0.025 kg/s, इतना जो है हर सेकंड में, इतने जो है 25 ग्राम के आसपास लगभग हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो फ्लो कर रहा है। तो अब हमको क्या निकालना है, एक तो निकालना है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना है। दूसरा Q आउट फ्रॉम द कंडेंसर, मतलब कितना हीट हमारा आउट हो रहा है कंडेंसर से पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड निकालना है ये एक्चुअल में। ठीक है, Q आउट पर सेकंड। ठीक है, फिर कंप्रेसर वर्क निकालना है, कंप्रेसर वर्क कितना हो रहा है पर सेकंड, और COP ऑफ द प्लांट की हमें COP यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक जो आइडियल वेपर कंप्रेशन है या सिंपल वेपर कंप्रेशन है, उसका क्या करते हैं, हम TH और PS डायग्राम निकालेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी कभी भी वेपर कंप्रेशन की साइकिल निकालने के लिए। TH और PS डायग्राम हमेशा हमको निकालना होता है। अगर बना लेते हैं तो फिर ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे आसान होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको ड्रा करेंगे PH और TS डायग्राम। तो मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ एक PH डायग्राम और एक डायग्राम ड्रा करता हूँ TS। ठीक है, T और S। अब इस पर बेड रीजन बना लेता हूँ। कैसे बनेगा, इसमें PH में कुछ ऐसा बनता है, मैंने बनाया थोड़ा तिरछा सा ऐसे, तिरछा ऐसे, थोड़ा ऐसे, हाँ। और इसमें कैसे बनेगा, उल्टा बेल शेप का ऐसे कुछ, कौन थोड़ा पहाड़नुमा। ठीक है, अब हमको क्या है कि दो टेम्परेचर चाहिए। देखो, एक हायर टेम्परेचर है, कितना दे रखा है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हायर टेम्परेचर पे कौन रहता है हमारा, कंडेंसर। कंडेंसर का जो टेम्परेचर होता है वो हायर, तो ये ले लेते हैं हम कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन ऐसे कोई। ठीक, ये हो गई कौन सी लाइन, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके नीचे वाली फिर कौन सी है, ये कितना हो गई, -20 डिग्री सेंटीग्रेड वाली लाइन। ठीक, ये कौन है, ये इवेपरेटर का हो गया, TE बोल देता हूँ, और ये कंडेंसर का टेम्परेचर होगा, TC बोल देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये भी पता है कि हम प्रेशर जो होगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा, कंडेंसर क्या है, हायर प्रेशर और हायर टेम्परेचर पे काम करता है। तो प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसी होगी यहाँ पे, PS में ऐसे। ठीक, इसको बोल देता हूँ मैं यहाँ, इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर को बोल देता हूँ मैं PC, कंडेंसर का प्रेशर। और फिर नीचे वाली क्या होगी, ये कंडेंसर की इवेपरेटर की प्रेशर होगा। ठीक है, तो इसको मैं PE बोल देता हूँ। ठीक, अब क्या कह रहा है कि कंप्रेसर में
जो हमारा रेफ्रिजरेंट इंटर कर रहा है वो कैसा है, ड्राई सैचुरेटेड। द रेफ्रिजरेंट एंटर्स द कंडेंसर एज ड्राई सैचुरेटेड वेपर, ठीक, यहाँ से एंटर कर रहा है, ठीक है, ड्राई सैचुरेटेड वेपर है। द रेफ्रिजरेंट एंटर द कंडेंसर एज ड्राई सैचुरेटेड वेपर, ड्राई सैचुरेटेड वेपर में यहाँ पर कंडेंसर में एंटर कर रहा है। ये वाली स्टेज दे रखी है, कैसी है, ड्राई सैचुरेटेड। कंडेंसर यहीं से तो काम करेगा यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, देखो ये हो गया हमारा कंडेंसर का एंट्री पॉइंट। कंडेंसर यहीं से तो एंटर करेगा भाई रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो कंप्रेसर का मतलब पॉइंट 1 कहाँ मिलेगा, पॉइंट मिलेगा हमको कहीं नीचे, ठीक है। आइसेंट्रोपिकली कंप्रेशन होता है, तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक, ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2, ठीक। तो यहाँ पे हो गया इवेपोरेटर का एंट्री पॉइंट। और फिर क्या कह रहा है, एंड लीव्स एज सैचुरेटेड लिक्विड, तो लीव करेगा कहाँ पे, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में, यानी यहाँ तक आएगा केवल। तो पॉइंट 3 मुझे कहाँ मिल गया, ये वाला, ठीक, ये पॉइंट 3 हो गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, और यहाँ पे भी ऐसे देख लो, तो ये पॉइंट 2 हो गया, ठीक। और कांस्टेंट एंथैल्पी कैसे बनती है, ये थोड़ी तिरछी पीएच डायग्राम में ऐसे, ठीक। तो पॉइंट 1 मुझे कहाँ मिलेगा, वेट रीजन के अंदर कहीं यहाँ पे, ये होगा हमारा कंडेंसर का एंट्री पॉइंट, यहाँ से कंप्रेसर का एंट्री पॉइंट। और फिर ये जाएगा जो है हायर प्रेशर पे क्या करेगा, उसको जो है कंप्रेस करेगा, उसके बाद वो कंडेंसर में एंटर होगा। तो कंडेंसर का एंट्री पॉइंट ये हो गया, और यहाँ से ये पहुँचा और कहाँ तक जाएगा, हमारे इस वाले सैचुरेटेड लिक्विड लाइन तक, ठीक, ये होगा पॉइंट 3। अब यहाँ से इसके बाद हमको खुद से अपने दिमाग से सोचना है क्या होता है कि 3 to 4 क्या होगा, एक्सपेंसन होगा। वो किधर होगा, ये हमको पता है कि जो एक्सपेंसन होता है वो कैसी प्रोसेस है, एक्सपेंसन जो होती है वो कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस, कांस्टेंट एंथैल्पी का प्रोसेस है। यानी H3 इक्वल टू क्या होगा, H4। तो यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉप कर देते हैं, तो ये मिलेगा मुझे 4th वाला पॉइंट, H4, ठीक, H4 हो गया। तो साइकिल पूरी कंप्लीट हो गई। और यहाँ पे हमें कांस्टेंट एंथैल्पी कैसे मिलती है, थोड़ी तिरछी है ऐसे, TS डायग्राम में ऐसे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, ठीक। तो ये हो गया पॉइंट का 4। अब हमको साइकिल पूरा मिल गया, ठीक, ये साइकिल को मिल गया। अब इस साइकिल को कोरस्पॉन्डिंग आप हमको यहाँ पे डाटा दे रखा है। देखो डाटा क्या दे रखा है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है उसके कोरस्पॉन्डिंग HF की वैल्यू, HF कहाँ पे मिलेगा, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ये देखो क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, इधर वाला क्या हो गया, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ठीक, और इधर वाला क्या हो गया, सैचुरेटेड वेपर लाइन, ठीक। तो हमें इधर जो मिलेगा वो इस लाइन पे मिलेगा, वो क्या मिलेगा, F की वैल्यू, और इधर जो मिलेगी वो मिलेगी G की वैल्यू, ठीक। ऐसे इधर F की वैल्यू मिलेगी और इधर G की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे जो मुझे एंथैल्पी मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, वो मिलेगी HF एट 40 डिग्री टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, 40 डिग्री टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो एंथैल्पी मिलेगी वो है हमारी कौन सी एंथैल्पी, ये वाली 40 डिग्री का डिग्री टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग एंथैल्पी की जो वैल्यू होगी वो होगी, कितनी दे रखी है, वो HF के बराबर, कितनी है, ये दे रखी है H3 इक्वल टू HF बोल देता हूँ बराबर कितनी, 80। यहाँ पे मैं साइड के साइड तुरंत लिख देता हूँ। फिर क्या दे रखी है, हाँ, अब जितनी 3 की होगी उतनी 4 की होगी, क्योंकि क्या एक्सपेंशन कैसा है, कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस है। तो H3 अगर हमारी कितनी हो गई, ये है H3 अगर हमारी 80 है तो H4 भी हमारी क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H4 इक्वल टू 80, ठीक है। अब और क्या चाहिए भाई, हाँ, अब मुझे यहाँ की एंथैल्पी चाहिए। तो यहाँ पे एंथैल्पी कितनी होगी, H2 कितना हो गया, अब इसका टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अब 40 डिग्री सेंटीग्रेड के कोरस्पॉन्डिंग ये कौन सी लाइन पे है, ये है हमारी सैचुरेटेड गैस लाइन पे। तो सैचुरेटेड गैस लाइन पे यानी यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो G की वैल्यू मिलेगी, Hg की जो वैल्यू होगी वही होगी, ठीक।
तो 40 डिग्री को टेम्परेचर का कोरस्पॉन्डिंग हम गए और फिर हमने देखा कि H2 की वैल्यू कितनी है, तो वो कितनी है 200। तो ये वैल्यू हो गई हमारी, H2 हो गया हमारा जो है वो हो गया 200, ठीक है, किलो जूल पर केजी। यूनिट अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे H हो गई हमारी 200, ठीक। अब ये हो गया, ठीक, इतनी चीज़ हमको मालूम हो गई। अभी मुझे पॉइंट 1 की इंथैल्पी नहीं पता। जब तक पॉइंट 1 की इंथैल्पी नहीं पता होगी तब तो मुझे कंप्रेसर वर्क नहीं मिलेगा, और कंप्रेसर वर्क के निकालने के लिए यहाँ की इंथैल्पी दोनों पता होने चाहिए, तभी इस वाली इंथैल्पी से ये वाली इंथैल्पी अगर माइनस करेंगे तभी मुझे कंप्रेसर वर्क मिलेगा। तो ये वाली इंथैल्पी तो मुझे पता ही नहीं है नहीं है, तो ये वाली इंथैल्पी मुझे निकालना होगा। अच्छा, अभी क्या करते हैं, हम एंट्रोपी भी निकाल लेते हैं, लगे हैं। तो देखो भाई 40 डिग्री टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग मुझे Sg की वैल्यू 0.2 की जो एंट्रोपी क्या होगी वो भाई 40 डिग्री टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग जो Sg की वैल्यू होगी, ठीक है, Sg, ठीक है, वही तो है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा क्या सैचुरेटेड गैस में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये कितनी होगी Sg की वैल्यू, 40 डिग्री टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग जो Sg की वैल्यू होगी वही होगी हमारी एंट्रोपी हमारी। ये कितनी हो गई, H2 कितनी हो गई, 0.6 अच्छा, इस डायग्राम से देखने पर अब ये भी पता चल रहा है कि भाई जो 2 की एंट्रोपी होगी वही 1 की एंट्रोपी होगी। तो S1 कितना हो गया भाई, यहाँ पे S1 जो होगा, यहाँ पे H1 मेरे को अभी नहीं पता, इसको छोड़ देते हैं, S1 लिख लेते हैं। S1 कितनी होगी, ये भी हो जाएगी 0.67, ठीक है। ये यूनिट आप लोग यहाँ पे किलो जूल पर केजी के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एंट्रोपी पता हो गई, यहाँ की एंट्रोपी भी निकाल लेते हैं भाई। चलो, यहाँ की एंट्रोपी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 40 डिग्री टेम्परेचर, यानी हायर कंडेंसर के टेम्परेचर कितना, हायर टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग जो ये कौन सी लाइन पे है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे, तो जो SF की वैल्यू होगी वही हमारी हो जाएगी S3 की वैल्यू। तो 40 डिग्री टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग है और SF की वैल्यू हमको कितनी मिली है, 0.3, तो वो हो जाएगी हमारी क्या, यहाँ पे एंट्रोपी हो जाएगी 0.3, ठीक। हाँ, ऐसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, Sg हो गया, S2 पता हो गया कितना, 0.67, और इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। H1 अभी नहीं पता है और S1 पता है 0.67, ठीक। और यहाँ पे S3 पता है कितना, 0.3, ठीक। हाँ, तो अब हमको निकालना है Q आउट फ्रॉम कंडेंसर। तो Q आउट फ्रॉम कंडेंसर क्या हो गया, वो होगा क्या, H2 माइनस का H3 स्पेसिफिक। अगर मैं 1 किलो जूल 1 kg अगर रेफ्रिजरेंट की बात करता हूँ, अगर मैं यह सोचता हूँ कि 1 kg रेफ्रिजरेंट अगर इसके अंदर फ्लो हो रहा है तब Q आउट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा H1। अब अगर मुझे इसको मैं इस्तेमाल क्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। अगर मैं टोटल निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, यानी कि जब m डॉट की वैल्यू दे रखी है, कैपिटल Q आउट निकालना चाह रहा हूँ फ्रॉम कंडेंसर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे m डॉट से मल्टीप्लाई करना। मैं क्या करता हूँ, इसको m डॉट से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर H2 माइनस का H3, ठीक। अब मेरे को m डॉट पता है, हाँ भाई पता है, कितने में पता है, वो भी kg/s में दे रखा है, तो मतलब इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिनट में दिया होता है तो फिर भी इसको kg/s में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन यहाँ पे पहले से kg/s में दे रखा है, तो मैंने इसकी वैल्यू रख दी 0.025 डिवाइडेड बाई H2 दे रखा है कितना, 200 लिखा, माइनस का H3 कितना दे रखा है 80, ठीक। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ जो है, तो ये वैल्यू कुछ आती है, 1 मिनट ज़रा मैं कैलकुलेटर देख यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 120 इंटू 0.025, ठीक। तो ये आता है करीब 3 किलो जूल के आसपास, ठीक है। यानी हर सेकंड 3 किलो जूल ये एनर्जी निकल रही है पर सेकंड के हिसाब से, ठीक। इतनी जो है एनर्जी यहाँ से निकल रही है, ठीक है। और
और दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है हमें कंप्रेसर वर्क। कंप्रेसर वर्क निकालना, तो कंप्रेसर वर्क का तब तक नहीं निकलेगा जब तक मेरे को H1 नहीं पता है। अब H1 निकालने के लिए देखो यहाँ से क्या करना है, हम अगर मान ली कोई भी वेट रीजन में किसी भी पॉइंट का वेट रीजन पे अगर हमको निकालना है वहाँ पे, चाहे एंट्रोपी या एंथैल्पी, तो उसके लिए फाइनल एक फार्मूला होता है। कैसे, जैसे मान लिया कि ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है और यहाँ पे जो पॉइंट है मान लेते हैं, मैं इसको S4 डैश मान लेता हूँ, ठीक है, और इसको S1 डैश मान लेता हूँ, ठीक। तो S1 डैश के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो मुझे H की जो S की वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी, Sg आएगी कि नहीं आएगी, तो वो दे रखा है मेरे को भाई। S1 डैश कौन सी लाइन पर है, इसी पॉइंट पर है ना, ये कौन से सैचुरेटेड वेपर लाइन पे, तो सैचुरेटेड वेपर पे मुझे 40 डिग्री लोअर टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग, यानी इस टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पे वैल्यू पता हो जाएगी एंट्रोपी की, नहीं पता है। ये देखो यहाँ पे लोअर टेम्परेचर कितना है, माइनस का 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग मुझे Sg की वैल्यू पता है, कितनी है भाई, Sg यहाँ पे दे रखा है, इसको मैं 1 डैश मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगी 0 कितना है, 4 लिखा है, 7 लिखा है, क्या लिखा है भाई, ज़रा एक बार चेक करते हैं, 4 है या 7, ये दे रखा है 7366, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 7366, ठीक। और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी भाई, लोअर टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग, ये कौन सी लाइन पे है, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे, तो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे जो वैल्यू होगी वो कौन सी हुई, SF कितना हो गया, इसको 4 डैश मान लेता हूँ, तो 4 डैश पे कितनी होगी जो वैल्यू होगी एंट्रोपी की, वो SF के बराबर होगी। तो लोअर टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग जो SF की वैल्यू कितनी है भाई, 0.07, ठीक। अब ज़रा ये बात बताओ मेरे को कि यहाँ पे मुझे ड्राइनेस फ्रैक्शन यानी X की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, लेकिन हम फार्मूला तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो S1 निकालना है, तो S1 बराबर क्या हो जाएगा, S1 बराबर हो जाएगा SF एट 4 डैश, ठीक है, ये 4 डैश के टेम्परेचर पे ही है था ना, तो SF 4 डैश बोल दिया, प्लस का X1 मान लेते हैं नीचे वाले की, यहाँ पे जो वैल्यू है ड्राइनेस फ्रैक्शन की वो कितनी है, X1 है, तो X1 प्लस का Sg माइनस का SF, ठीक। Sg कौन सी, ये 1 डैश के कोरस्पॉन्डिंग, और ये वाली 4 डैश के कोरस्पॉन्डिंग, और एक चीज़ और दे रखा है कि S1 इक्वल टू S2, यहाँ से डायग्राम से देखो तो S1 इक्वल टू S2 दे रखे, तो S1 के बराबर S2 के रख देता है, S2 रख दिया, और यहाँ से SF 4 डैश प्लस का X1 Sg माइनस का SF1, ठीक, क्या हो गया 4 डैश। अब बस क्या करना है, मुझे यहाँ टेबल से उठा के उसके वैल्यू पुट करने जानी, उसके बाद हमको मुझे यहाँ से X1 मिल जाएगा। देखो S2 और S1 क्या आपस में बराबर है, यहाँ से देखो S1 इक्वल टू S2, और S2 दे रखा है कितना 0.67 और S1 भी 0.67, यहाँ से पहले ही हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देते 0.67 इक्वल टू SF4 कितना निकाला, ये वाली वैल्यू, ठीक है, 0.07 प्लस X1 SG4 कितना दे रखा है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, सॉरी SG1 डैश माइनस का SF ये 4 डैश, ठीक। तो SG1 कितना दे रखा है, SG1 दे रखा है हमारा 0.7366 माइनस का SG1 डैश कितना दे रखा है 0.07, ठीक। अब ज़रा इसको इधर लाओ, 0.67 माइनस इसको इधर ले आते हैं 0.07 डिवाइड बाई, इसको यहाँ से माइनस कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं 0.7366 माइनस का 0.07, यहाँ से मिल गया X1, ठीक, ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं ज़रा कितना आता है, ये आएगा करीब 0.60, ठीक है। S2 की वैल्यू निकालिए, S2 इक्वल टू S4 डैश प्लस X1 SG1 माइनस S4 डैश,
S2 मुझे पता है कितना, S2 और S1 आपस में बराबर होते हैं, इसलिए S2 की जगह हम S1 की वैल्यू रख दिया, तो वो हो गया S2। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है आपको आसानी से कि S2 और S1 आपस में बराबर हैं, तो S1 इक्वल टू S2 रख दिया, प्लस का SF4 डैश प्लस X1 SG1 माइनस S4 डैश। ठीक, उसकी वैल्यू रख दिया S2 की इक्वल टू S4 डैश। S4 डैश क्या है भाई, लोअर टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग हमारी जो SF की वैल्यू है वही हमारी क्या है, जो है S4 डैश की वैल्यू। इसको यहाँ पे रख दिया प्लस का X1 माइनस SG1। SG1 कितना दे रखा है हमारा, लोअर टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग जो सैचुरेटेड वेपर लाइन पे जो हमारी वैल्यू है, एंट्रोपी है, वही हमारी है SG1 डैश। ठीक, यहाँ पे देखो 1 डैश सैचुरेटेड वेपर लाइन पे आ रहा है, तो SG की वैल्यू हमने रख दी 0.7366 यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद S41 डैश हमको पता ही है, यहाँ से ये रख दिया 0.07। अब क्या, इसको इधर ले आए, ठीक है, और इसको सॉल्व करके यहाँ पे नीचे ले आए, तो X1 की जो वैल्यू आती है यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये आती है करीब 0.9 के आसपास। ठीक है, यानी ये वाला पॉइंट जो है इसके करीब बहुत क्लोज है, मतलब 90% क्या है हमारा, वो लिक्विड जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो है कंप्रेसर में एंटर होने से पहले। ठीक, अब बात आती है H1 की वैल्यू। भाई H1 अगर पता नहीं होगा तो हम क्या है, कंप्रेसर वर्क नहीं निकाल पाएंगे। दोनों सेम कागज गया था। ठीक है, तो कंप्रेसर वर्क निकालने के लिए मुझे H1 ज़रूरत है, तो H1 को कैसे निकालेंगे भाई, अगर H1 निकालना है तो H1 इक्वल टू वही प्योर सब्सटेंस का फार्मूला लेंगे, H1 इक्वल टू HF प्लस X1 HFG। ठीक है, HFG जो है इसका एलेबोरेटेड फॉर्म क्या है, Hg माइनस HF। ठीक है, ये इसी को शॉर्ट में HFG लिखते हैं। तो H1 क्या हो गया, HF क्या होगा, जो लोअर टेम्परेचर है, यानी कि जो कंडेंसर का इवेपोरेटर का जो हमारा टेम्परेचर है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे जो हमारा एंथैल्पी है वही है हमारी HF। ठीक है, तो लोअर टेम्परेचर कौन सा हमारा, लोअर टेम्परेचर हमारा यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो HF की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20, यहाँ पे हमने 20 रख दिया। X1 हमने निकाल ही लिया कितना, 0.9। Hg कितना है, Hg की जो वैल्यू है वो लोअर टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग हमने देखा कि सैचुरेटेड वेपर लाइन पे कितनी आती है, ये है। ठीक, तो 180 रख दिया माइनस का HF1, ये वैल्यू वापस रख दिया। इसको जब सॉल्व करा तो हमें H1 मिला कितना, 164 के आसपास। अब W स्पेसिफिक निकालना है मुझे, यानी 1 kg अगर रेफ्रिजरेंट हमारा फ्लो करता है तो कितना हमें कंप्रेसर का वर्क देना पड़ेगा, तो वो है 1 से मल्टीप्लाई कर दे 1 डॉट से, और फिर क्या होगा, दोनों की एंथैल्पी का डिफरेंस। ठीक, यानी H2 माइनस H1, कंप्रेसर यहीं पे तो वर्क करता है 1 से 2। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 200 माइनस का, ठीक है, यहाँ से 200 हो गया एंथैल्पी, माइनस का 164 है, यहाँ से हम निकाल ही चुके हैं H1 की वैल्यू, उसको रख दिया, तो ये आता है करीब 36 किलो जूल पर kg। ठीक, यानी अगर 1 kg अगर हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है इस इवेपोरेटर के अंदर 1 सेकंड में, तो हमको कितनी वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी, कंप्रेसर का वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 36 किलो जूल। ठीक, लेकिन अब हमको दे क्या रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, उसने दे रखा है कि भाई हमारा जो रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है वो कंप्रेसर के थ्रू। ठीक है, ये यानी पर सेकंड इस साइकिल के अंदर जितना रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, 0.025। ठीक, इतना अगर रेफ्रिजरेंट हमारा हर पर सेकंड इस साइकिल के अंदर फ्लो कर रहा है, तो कंप्रेसर में भी तो इतना ही फ्लो जो है जाएगा हमारा रेफ्रिजरेंट, तो कंप्रेसर में जितना फ्लो जाएगा उसी को क्या करते हैं हम m डॉट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा टोटल। ठीक, पर सेकंड। ठीक, तो m डॉट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमको स्पेसिफिक कितना निकला था 36, इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू आ जाती है करीब 0.9 किलो जूल पर सेकेंड। ठीक, या इसको दूसरे शब्द में बोले तो 0.9 वाट के आसपास हमारी जो है कंप्रेसर को वर्क करना पड़ेगा। यानी अगर इतने वाट का कंप्रेसर लगा दें तो क्या होगा, वो अच्छे से इस साइकिल को चला पाएगा। ठीक, उसके बाद क्या आता है कि COP आप साइकिल निकालनी है। COP आप साइकिल निकालने के लिए क्या होना चाहिए, बेसिक फार्मूला होता है कि डिज़ायर इफेक्ट डिवाइड बाई वर्क इनपुट। तो डिज़ायर इफेक्ट क्या, हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ही हमारा क्या है, डिज़ायर इफेक्ट है। तो डिज़ायर उसके लिए क्या होता है भाई, फार्मूला रेफ्रिजरेशन कहाँ से कहाँ वर्क करता है, यहाँ 4 to 1 काम करता है। ठीक है,
जो हमारा जो इवेपरेटर है वो यहीं से, तो यहीं को हम करते हैं ना 4 to 1, तो इन दोनों के बीच के एंथैल्पी का डिफरेंस, तो एंथैल्पी कितनी हो जाएगी m डॉट इंटू H1 माइनस का H4, इधर वाला ज़्यादा होगा इधर वाला कम होगा, m डॉट से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें टोटल चाहिए, ठीक। डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट के लिए भी वही हमने बताया कि अगर एक स्पेसिफिक दे रखा है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर रेफ्रिजरेंट की वैल्यू दे रखी है कि पर सेकंड कितना फ्लो कर रहा है तो हमें m डॉट से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये टोटल अगर निकालना है, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं दे रखा उस केस में। तो यहाँ पे ये वैल्यू रखा, फिर m डॉट से m डॉट कैंसिल हो गया, उसके बाद ये वैल्यू आ गई। अब हमें एंथैल्पी इन सारे पॉइंट्स की पता है। H1 मेरे को पता है, H1 मैंने निकाला अभी कितना 164 माइनस का H4 कितना हो जाएगा H3 के बराबर, ठीक है। तो H3 मेरे को पता है 80, तो H4 भी पता है मेरे को 80 हो गया, ठीक। फिर डिवाइड बाई H2 हमने निकाल ही रखा है 200 हो गया, माइनस का H1 कितना आ गया 164, इसको रखना। फिर क्या करा हमने, इसे जो है यहाँ से सॉल्व करा। सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आती है 2.33 के आसपास, यानी COP जो आता है वो सिस्टम का 2.33 के आसपास आता है। जनरली क्या आता है, COP जो आपकी आनी चाहिए वो शुड बी ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए। अगर 1 से अगर ज़्यादा आ रही है तो इसके मतलब ये है कि हमने जो क्वेश्चन लगाया है कि वो ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 से कम भी आती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 1 से कम भी आती है। एक्चुअल साइकिल के अंदर कई बार ऐसा होता है कि हमारी COP 1 से कम आती है, लेकिन आइडियल का केस अगर ले लिया जाए, ठीक है, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है, तब हमारी क्या आएगी, वो COP जनरली 1 से ज़्यादा आएगी, ठीक। तो यहाँ पे दे रखा है आइडियल केस दे रखा है, यानी किसी भी टाइप का कोई फ्रिक्शन या ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हमारा जो वैल्यू यहाँ पे जो आ रही है वो क्या है, 1 से ज़्यादा आ रही है, मतलब ठीक है क्वेश्चन, ठीक। तो अगली बार हम डिस्कस करेंगे सुपर हीटेड रीजन, ठीक है। जो है VCRS सिस्टम में सुपर हीटेड का अगर प्रॉब्लम दे रखा है, ठीक है, सुपर हीटेड स्टेज, तो वो कैसे की जाए उसके बारे में अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। और ये टाइप 2 है, आप यहाँ पे इसमें देख पा रहे होंगे जहाँ तक है कि ये द VCRS विद द सुपर हीटेड आफ्टर कंप्रेशन। उसमें क्या है कि कंप्रेस करने के बाद में, ठीक है, जो कंप्रेस करने के बाद में वो क्या है, वो सुपर हीट रीजन में चला जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वेट रीजन, ये क्या है लिक्विड रीजन, और ये सुपर हीटेड रीजन। तो जब सुपर हीटेड रीजन में चला जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे इसकी एंथैल्पी अलग अलग पॉइंट्स पे, एंट्रोपी अलग अलग पॉइंट पे, वो कैसे निकालेंगे वो हम अगले जो है लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस पर क्वेश्चन सॉल्व करिए, और इस पर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आप जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई, ठीक है, मैं उसको अगली वीडियो में इसको क्लियर करने की कोशिश कर दूँगा, ठीक है। आपको जो भी दिक्कत है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग अपना नाम जो है कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर डालिए, क्योंकि मैं अटेंडेंस वहीं से लगाऊंगा। जितने ज़्यादा जो है कमेंट्स जिन लोगों के नाम रहेंगे ना, बस उन्हीं का अटेंडेंस लगेगी, बाकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। फिर बाद में मेरे को कोई मत बोलना कि सर अटेंडेंस नहीं मिली या ऐसी कोई दिक्कत है। तो अटेंडेंस ज़रूर दें, अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखें, और कोई डाउट है तो वो डाउट भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक। तब फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, ओके, थैंक यू।